कहानी दीवार की दरार। ये कहानी किसी पुरानी शाम की तरह है जहां यादें हवा में तैरती हैं और दिल कुछ पल के लिए रुक जाता है। तो अब अगर आप बिस्तर पर हैं, आंखें आधी मूंद चुकी हैं, बस अब सुनते जाइए। और अगर आपको यह सफर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट मुझे और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अब सांसें धीमी करिए, रोशनी हल्की कर दीजिए और चलिए इस कहानी की नरम धरती पर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। गांव के किनारे बसे उस छोटे से घर में सुबह पहले चिड़ियों की चहचहाहट से जागती थीं। कच्ची ईंटों से बना घर जिस पर मिट्टी की परत थी और छत पर खपरेलें थीं, वह हर मौसम में अलग ढंग से आवाज करता था। कभी बारिश में टपकता, कभी गर्मी में तपता और कभी सर्दियों में धूप की तलाश में खुद ही सिमट जाता। उस घर में रहते थे गोविंद और कावेरी, पति पत्नी। एक ऐसा रिश्ता जो अब शब्दों से ज्यादा खामोशी से भरा था। कभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में सुबह तलाशते थे, अब वही आंखें एक दूसरे से बचती थीं। पहले बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती थीं, अब कह देने पर भी कोई समझ नहीं पाता। और जब कुछ समझ में ना आए तो बहसें अक्सर पहला रास्ता बन जाती हैं। गोविंद खेतों में काम करने वाला, मेहनती लेकिन चिड़चिड़ा। कावेरी घर संभालने वाली, शांत लेकिन थकी हुई। वे कभी झगड़ते नहीं थे क्योंकि वे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे थक चुके थे समझाने से, थक चुके थे इंतजार करने से, थक चुके थे उस पहले वाले प्यार को तलाशते तलाशते जो अब धुंध बन गया था। उस दिन सुबह थोड़ी देर से हुई। गोविंद जब उठा तो कावेरी रसोई में पहले से थी। चूल्हे पर चाय रखी थी लेकिन बात नहीं की थी। गोविंद ने अखबार उठाया जो 2 दिन पुराना था और कागज की चुरमुराहट के साथ उसकी खामोशी घर में फैल गई। नमक खत्म हो गया है, कावेरी ने बिना देखे कहा। गोविंद ने बिना देखे जवाब दिया, तो खरीद लाओ। कभी जो बातें हंसी में बदलती थीं अब तीर बन चुकी थीं। पैसे नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। गोविंद उठा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। धूल उड़ती रही, कुत्ता पीछे भौंकता रहा, लेकिन भीतर एक अजीब सी चुप्पी लहर बनकर दीवारों से टकराती रही। वो दीवार जो रसोई और आंगन को बांटती थी, उसी पर एक महीन सी दरार पड़ी थी। अभी छोटी थी, बाल की रेखा जैसी। कावेरी ने उसे देखा, पल भर के लिए ठहर गई। तू भी सुन रही है ना, उसने दीवार से कहा, आधे तंज आधे दुख से। शाम को जब गोविंद वापस लौटा, उसकी धोती पर धूल और आंखों में थकावट थी। हाथ में कुछ नहीं था, कोई नमक नहीं, कोई शब्द नहीं। खाना बना है? हाँ, थाली परोसी गई बिना बात किए। चटनी थोड़ी तीखी थी। गोविंद ने ताना मारा, हर बार मिर्ची ज्यादा क्यों डालती हो? कावेरी ने न जवाब दिया न सफाई दी, बस थाली उठाकर चुपचाप रसोई में चली गई। रात को जब दोनों अपने अपने किनारे पर खाट पर लेटे थे, उनके बीच की दूरी जमीन की नहीं, मन की थी। बिल्कुल वैसी जैसी उस दीवार की दरार जो दिन ब दिन गहराती जा रही थी। कभी उस दीवार पर उन्होंने मिलकर गोविंद के हाथ से बनाई एक छोटी सी अलमारी लगाई थी जिसमें हल्दी, धनिया और गुड़ रखा जाता था। आज वो अलमारी डीली हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उनका रिश्ता। आधी रात को कावेरी उठी। उसने चुपचाप दीपक जलाया और हल्की लौ में दीवार को देखा। वो दरार अब थोड़ी और लंबी हो गई थी। उसने उंगलियों से उस रेखा को छुआ। कभी ये भी भर जाएगी, वो बुदबुदाई। फिर एक छोटा सा सफेद फूल, गेंदा, जिसे वो सुबह तुलसी के पास से तोड़ लाती थी, लेकर आई। धीरे से उसने वो फूल उस दरार में रख दिया, जैसे कोई मरहम लगा रहा हो। कोई देखने वाला नहीं था, बस वो दीवार थी, मौन, टूटी लेकिन गवाह। सुबह गोविंद उठा और बिना ध्यान दिए बाहर चला गया। कावेरी ने रसोई साफ की और फिर एक और फूल दरार में रख दिया। ये अब उसका रिवाज बन गया था। कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं,
बस एक फूल, उस दरार के नाम, एक प्रतीक, एक कोशिश, एक उम्मीद। कभी कभी रिश्ते पकते नहीं, बस पकाए जाते हैं, जैसे अधपकी रोटी, ऊपर से सख्त, अंदर से गीली। बात करें तो जलने का डर, चुप रहें तो कच्चा ही रह जाए। गोविंद और कावेरी का रिश्ता कुछ वैसा ही था, कच्चा और सख्त। हर दिन की शुरुआत जैसे एक पुराना रेडियो हो, जिसमें आवाज आने से पहले खरखराहट बजती हो। उस सुबह सूरज जरा देर से चढ़ा, लेकिन कावेरी हमेशा की तरह तुलसी में पानी डाल रही थी। उसके हाथों में वही गेंदा का फूल और आंखों में वही चुपचाप संकल्प। उसने फिर से दरार में फूल रखा। आज हल्का पीला रंग था। गोविंद आंगन में खड़ा बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी निगाहें आसपास भटक रही थीं, लेकिन कभी उस दीवार तक नहीं गई जहां हर दिन एक फूल मुस्कुरा रहा था। अम्मा की दवाई खत्म हो रही है, कावेरी ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं, गोविंद ने बीड़ी के कश के बीच में जवाब दिया। तो कब लाओगे? उसकी आवाज में आग्रह नहीं था, बस सूचना थी। काम है खेत में, दवाई की दुकान शहर में है, फुर्सत हो तो तू चली जा। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। कावेरी ने कुछ नहीं कहा। शब्दों का यह लेन देन अब व्यापार जैसा बन गया था। भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ जवाब। नमक नहीं है, ले आऊंगा। गैस खत्म हो गई है, चूल्हा तो है, छत टपकती है, बारिश में सबका घर भीगता है। इन वाक्यों में प्यार कहाँ था? कहाँ छुप गया था वो? तेरे लिए कुछ लाऊं? थक गई होगी, बैठ जा। आज तुझसे लड़ने का मन नहीं कर रहा। कहाँ थे वो सारे जज्बात? शाम को गांव में पंडित की बेटी की शादी की बात चल रही थी। आसपास के घरों से गीतों की धुन आ रही थी। महिलाएं हंस रही थीं, ढोलक की थाप दूर तक सुनाई दे रही थी। कावेरी आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी गोदी में सब्जियां थीं, लेकिन उंगलियां चलते हुए भी रुकी रुकी सी थीं। गोविंद आकर बैठा, पर उससे दूर। उसने पूछे बिना ही कहा, महेंद्र की बेटी को 3 तोले सोना देंगे। पंडित का मान है गांव में, उसके लड़के को शहर में नौकरी है। कावेरी ने धीमे से पूछा, क्या मान बिना पैसों से नहीं आता? गोविंद ने तीखी नजर से देखा। तू हर बात में ताना क्यों मारती है? मैं ताना नहीं मारती। उसने आंखें नीची रखीं। सिर्फ सवाल पूछती हूं। सवाल औरतों का काम नहीं है, गोविंद ने कहा, जैसे कोई फैसला सुना रहा हो। रात को दोनों ने चुपचाप खाना खाया। बीच में थाली पड़ी थी, पर नजरों के बीच दूरी और भी बड़ी थी। सोते वक्त गोविंद ने करवट बदली। दीवार की दरार दिखी। उसे उस दरार में कुछ चमकता देखा। एक सफेद फूल। वो ठिठका, फूल यहां? उसने उठकर देखा। दीवार की दरार में सचमुच फूल था, ताजा, सुगंधित और बिल्कुल शांत। उसे कावेरी की आदत का पता नहीं था, पर उसने फूल को हटाया नहीं, बस देखा और कुछ देर तक देखता रहा। फिर वह लौटकर लेट गया, पर अब नींद थोड़ी देर से आई। अगले दिन फूल फिर था। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। कावेरी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटा सा दीप जलता देखा। ऐसा दीप जो सिर्फ भीतर से रोशनी करता है। शब्द अब भी नहीं बदले थे। वो अब भी एक दूसरे से बहस कर लेते थे। सब्जी में नमक ज्यादा है, खुद बना लो। कपड़े ठीक से नहीं धोए, तुम्हारा पसीना ही ज्यादा है। लेकिन उन कच्चे संवादों के बीच एक दरार में फूलों की भाषा पनपने लगी थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब ताई कहते थे, एक दिन कावेरी से मिलने आई। बिटिया, सुना है तुम दरार में रोज फूल रखती हो? ताई ने मुस्कुराकर पूछा। कावेरी थोड़ा चौंकी। आपको किसने बताया? दीवारें बोलती हैं, ताई ने कहा। मैंने भी अपने समय में ऐसी ही एक दरार देखी थी। फिर? कावेरी ने पूछा। फिर एक दिन उसमें किसी ने दीपक जला दिया और दरार भर गई। कावेरी की आंखें भीग गईं। उस रात जब सब सो गए, कावेरी ने फिर से फूल रखा, पर इस बार उसके हाथ कांपे। गोविंद सोया नहीं था। वो करवट बदल कर देख रहा था, चुपचाप, कुछ कहे बिना।
हर दीवार की एक उम्र होती है, कभी वह मजबूत खड़ी रहती है तो कभी धीरे धीरे झुकती है, और जब उसमें दरार आती है वो सिर्फ ईंटों की नहीं होती, उसमें रिश्तों की खामोशी भी समा जाती है। उस दिन दोपहर तेज थी। जून की तपती दोपहर में सारा गांव सुस्ताया पड़ा था, मगर गोविंद का मन बेचैन था। खेत में पानी देने गया तो मोटर खराब निकली। लौट कर आया तो छत से टपकते पानी की शिकायत पड़ोसी ने कर दी। एक मुसीबत जाती नहीं थी, दूसरी सिर पर चढ़ती थी। घर में घुसते ही आवाज लगाई, कहाँ है तू? कावेरी रसोई में थी, चूल्हे की आंच सुलगा रही थी। यहां, बस इतना ही कहा। गोविंद ने दीवार की तरफ देखा, वही दरार, पर आज उसे थोड़ा और लंबा लगा, और वही ताजा पीला फूल। उसने गुस्से में कहा, क्यों रखती है ये फूल यहां? दीवार है, मंदिर नहीं। कावेरी चुप रही। उसने फिर दोहराया, सुना नहीं तुझसे पूछा, ये ढकोसला क्यों? कावेरी ने बिना पलटे जवाब दिया, अगर दीवार दरकती है तो उसे फूल से ढकना कोई ढकोसला नहीं, मरहम है। गोविंद कुछ पल तक चुप रहा। शायद उसने ये उत्तर सोचा नहीं था। शायद उसे उम्मीद थी कि कावेरी डर जाएगी या चुप हो जाएगी, पर उसके जवाब में कोई डर नहीं था, बस सच्चाई थी। अगली सुबह गांव के एक कोने से खबर आई, महेश काका की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। वजह, रोज की मारपीट और बेइज्जती। गांव में गुट बन गए थे, कोई काका की तरफ था, कोई बहू की। चबूतरे पर बैठे मर्द बातें कर रहे थे, औरत को सहना चाहिए। अब ये भी मुंह लगाने लगी हैं। गोविंद भी वहीं बैठा था, पर आज पहली बार वो चुप था। उसके भीतर कुछ खटक रहा था, क्या कावेरी भी कभी? वो घर लौटा। दरवाजे पर ताला नहीं था। कावेरी तुलसी के पास बैठी कुछ बीन रही थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, पर न मुस्कान भी नहीं। गोविंद चुपचाप भीतर गया। उसने दीवार को देखा, अब दरार छत की तरफ फैल चुकी थी। वो अब सिर्फ आंखों से दिखने वाली रेखा नहीं, बल्कि उस घर की आवाज बन गई थी, हर चीज में गूंजती हुई। गोविंद ने दीवार को छुआ, ईंटें थोड़ी ढीली थीं। उसने खुद से बुदबुदा कर कहा, अब इसे मरम्मत कराना पड़ेगा। कावेरी ने सुना, पर चुप रही। रात को जब दोनों अपने अपने पलों में उलझे थे, एक झोंका आया। दरार से मिट्टी झड़ने लगी। गोविंद ने उठकर दिया जलाया। कावेरी ने चौंक कर देखा, क्या हुआ? दरार से धूल गिर रही थी। उसने कहा, तो दिया क्यों जलाया? गोविंद ने कुछ नहीं कहा। धीरे से वह दीवार के पास गया जहां हर दिन एक फूल रखा जाता था। उसने दिया वहीं रखा, और पहली बार दीवार की दरार में रोशनी गई। कावेरी स्तब्ध रह गई। उसने कुछ कहा नहीं, पर आंखें भर आईं। उस दीपक की लौ बड़ी नहीं थी, पर उसमें दो थके दिलों की सिसकी थी और दो रूहों की कोशिश। रिश्ते जब चुप हो जाते हैं तो शब्दों की जगह इशारे बोलते हैं, और जब इशारे भी थक जाए तब फूल बोलते हैं। उस रात दीवार में रखा दीपक देर तक जलता रहा। छोटी सी लौ धीरे धीरे थरथराती रही, जैसे हर एक पल में कुछ कह रही हो, शब्दों के बिना। कावेरी दीवार के पास बैठी रही। उसके पास कुछ कहने को नहीं था, पर उस चुप्पी में एक मीठा कंपन था। गोविंद पहली बार देर रात तक जागा। वो उस दीपक की लौ को देखता रहा। फूल अब जलती रोशनी में और भी चमक रहा था। सुबह कावेरी उठी तो देखा दीप बुझ चुका था, पर उसकी महक अब भी दीवार के आसपास तैर रही थी। गोविंद चुपचाप आंगन में बैठा था। उसके पास 2 कप चाय रखी थी। कावेरी चौंकी। उसके लिए चाय? बैठो। उसने सिर्फ इतना कहा। कावेरी बैठी और कप उठाया। चाय कुछ ज्यादा मीठी थी, ज्यादा चीनी हो गई। गोविंद बोला, सिर नीचा किए। कोई बात नहीं, कावेरी ने धीरे से कहा। मिठास कभी जरूरी हो ही जाती है। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। उस दिन कावेरी फूल नहीं लाई। वो देखना चाहती थी, क्या अब कोई और लाएगा? गोविंद ने देखा, फूल गायब है। उसने चुपचाप तुलसी से एक गेंदा तोड़ा, धीरे से दीवार की दरार में रखा। कावेरी रसोई में थी।
लेकिन उसकी आंखें उस दीवार पर थीं। उसने देखा और उसकी पलकों में भी एक छोटा सा दीप जल उठा। फूल अब संवाद बन गया था, एक मौन भाषा जो झगड़े नहीं करती पर हर रोज कहती है, मैं अब भी यहां हूं। अब रोज कभी कावेरी फूल रखती तो कभी गोविंद, और कुछ दिनों में दोनों एक साथ फूल लेकर आ जाते। तू रख ले, गोविंद कहता। नहीं, आज तुम रखो, कावेरी मुस्कुराती। धीरे धीरे दीवार की दरार अब डराने वाली नहीं लगती थी। अब वो किसी मंदिर की दीवार सी लगती, जहां फूल, दीप और मौन तीनों मिलकर पूजा बन जाते थे। एक दिन गांव की एक लड़की जो कावेरी से सिलाई सीख रही थी बोली, काकी, आपके घर की दीवार में रोज फूल क्यों होता है? कावेरी ने कहा, क्योंकि कुछ चीजें मरहम से नहीं, ममता से ठीक होती हैं। उसी दिन गोविंद ने एक और काम किया। वह शहर गया, एक प्लास्टर की थैली लाया। कावेरी ने पूछा, क्या करोगे इससे? दीवार ठीक करनी है, उसने सीधा जवाब दिया। कावेरी के हाथ रुक गए। तो फिर फूल कहाँ रखेंगे? गोविंद ठहर गया, फिर बोला, दीवार तो भर जाएगी, पर उस जगह एक छोटी सी खांचा छोड़ दूंगा फूल रखने के लिए। कावेरी की आंखें भीग गईं, ताकि अगर कभी दरार दिखे भी तो उसमें हमेशा कुछ सुंदर रखा जा सके। हर रिश्ते की दरार सिर्फ हालात से नहीं बनती, कभी कभी वो उन छोटी बातों से बनती है जो कहनी चाहिए थी पर रह गईं। गांव में सावन आ चुका था। आंगन में तुलसी के पास से भीनी मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। बारिश की फुहारों से दीवार भी गीली थी, मगर उसमें बनी छोटी सी खांचा अब भी फूल से भरी थी। एक दिन गोविंद दीवार के पास बैठा था, हाथ में कुदाल नहीं बल्कि पुराना लकड़ी का बक्सा। उस बक्से में पुराने कागज थे, कुछ रसीदें, कुछ चिट्ठियां और एक लाल धागे से बंधी पुरानी तस्वीर। तस्वीर में कावेरी और गोविंद साथ बैठे थे। शादी के 2 साल बाद की तस्वीर थी। पीछे आम का पेड़ था और दोनों की आंखों में सपने थे। कावेरी वहीं पास में बैठी थी, सब्जी काटते हुए। उसने तस्वीर देखी, मुस्कुराई और फिर कहा, याद है ये फोटो जब खिंचवाई थी तो तुम हंसने को तैयार नहीं थे? गोविंद भी हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि सामने कैमरा नहीं, तुम्हारे मामा खड़े थे। कावेरी हंसी, खुलकर, सादगी से। शायद महीनों बाद उस हंसी ने कुछ दरवाजे खोले। दोनों ने बातें शुरू की, धीरे धीरे, कच्चे पलों को पक्का करने के लिए। याद है जब पहली बार तुमने खाना जलाया था और तुमने बिना कुछ कहे पूरा खा लिया था? फिर रात भर बीमार भी हो गए थे, पर कुछ नहीं बोले थे। उस वक्त मैं तुमसे डरती थी। मैं भी, गोविंद ने कहा, मैं भी खुद से डरता था। फिर एक लंबा मौन। फिर कावेरी ने कहा, गोविंद, हमें कभी समझ नहीं आया कि बात करने से चीजें बिगड़ती नहीं बल्कि संभलती हैं। गोविंद ने पहली बार किसी बात पर सिर झुकाकर हामी भरी। दरारें सिर्फ दीवारों में नहीं थीं, वो दिल में थीं, यादों में थीं, और सबसे ज्यादा उन बातों में जो रह गई थीं, जैसे, मैं थक गई हूं, तू सही कह रही है, मुझे डर लगता है जब तू गुस्से में होता है, तू सबसे ज्यादा अपनी माँ की तरह लगती है, मैं अब भी तुझे उसी तरह देखता हूं जैसे पहले दिन। कभी कभी इन बातों को कह देने से न कोई दीवार गिरती है, न इज्जत कम होती है, बल्कि कुछ टूटता है। तो वो होता है मौन का वजन। उस रात कावेरी ने फिर से दीवार के पास एक फूल रखा, इस बार साथ में एक छोटी पर्ची भी। पर्ची पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जो रह गया था वो अब कह रही हूं, मैं अब भी तुम्हें चाहती हूं। गोविंद ने पढ़ा और पर्ची को वहीं रहने दिया। और अगली सुबह जब कावेरी वहां गई तो उस पर्ची के नीचे एक और पर्ची रखी थी, और मैं अब भी वही हूं जो कभी सिर्फ तुझे देखकर मुस्कुराता था। गांव छोटा हो तो बातें बड़ी बनती हैं। हर घर की दीवार से परछाइयां निकलती हैं जो दूसरे घरों की छतों तक जाती हैं। गोविंद और कावेरी के घर में अब चुप्पियां टूट रही थीं। फूल मुस्कुरा रहे थे,
और दीवार की दरार में धीरे धीरे रोशनी उतर रही थी। पर गांव की नजरें अब उस दरार पर नहीं, उस फूल और दीपक पर थीं। पड़ोसी मालती चाची एक दिन अपने आंगन में खड़ी थीं। उन्होंने अपनी बहू से कहा, अब तो रोज दीपक जलता है उस दरार में, कोई टोना टोटका ना हो। या फिर बहू ने धीमे से कहा। दोनों फिर से एक दूजे की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। मालती चाची ने आंखें सिकोड़ लीं। देखना है कितने दिन टिकेगा ये नाटक। गांव के चबूतरे पर भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। गोविंद तो पहले झगड़ालू था, अब चुपचाप रहता है। कावेरी भी अब मेले में आई थी, मुस्करा रही थी। कहते हैं उनके घर की दीवार में रोज फूल रखा जाता है। दीवार है या मंदिर? गांव वालों की परछाइयां अब उनके घर में घुसने लगी थीं। एक दिन कावेरी मंदिर गई। वहां दो औरतें आपस में धीमे स्वर में फुसफुसा रही थीं। देख, वही है ना दीवार वाली बहू? हाँ, लगता है पगला गई है। नहीं रे, सुना है अब गोविंद बदल गया है, बहुत सीधे से रहता है। कावेरी ने सब सुन लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने खड़ी काली मां की मूर्ति को देखा और मन ही मन बुदबुदाई, अगर सच्चा बदलाव दिखता है तो डर कैसा। उस दिन शाम को गोविंद ने पास आकर पूछा, तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ? कावेरी ने कहा, गांव वालों की बातें अब घर के अंदर तक आने लगी हैं। गोविंद मुस्कुराया, तो आने दो। जैसे बरसात में हवा अंदर आती है, पर हम खिड़की बंद नहीं करते, बस पर्दा खींच लेते हैं। कावेरी पहली बार देख रही थी वो गोविंद जो कभी उलझन से घबरा जाता था, अब थामना सीख गया था। अगले दिन उन्होंने दीवार की दरार के नीचे एक छोटा बोर्ड टांगा। बोर्ड पर लिखा था, ये फूल और दीप किसी पूजा के नहीं, बल्कि माफी, प्यार और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। गांव वाले रुके, देखा, कुछ हंसे, कुछ चुपचाप चल दिए, लेकिन एक बात साफ थी, अब ये जोड़ी छुप नहीं रही थी, वो खुलकर खड़ी थी, दरार सहित। और फिर चमत्कार सा हुआ। रमेश काका, जो अपनी पत्नी को हमेशा डांटते थे, एक दिन उनके साथ गांव की दुकान तक हाथ पकड़कर गए। श्यामू, जो अक्सर बीवी से कड़वी बातें करता था, उसने पहली बार उसकी पसंद की मिठाई लाकर दी। और गांव की मंदिर की दीवार, जिसमें एक पुरानी दरार थी, अब उसमें भी कोई हर सुबह फूल रखने लगा। परछाइयां बदल रही थीं। अब गोविंद और कावेरी का रिश्ता गांव के लिए चर्चा नहीं, प्रेरणा बनने लगा था। दरारें अगर पार की जाए तो दीवारें रास्ता बन जाती हैं, और जब दो लोग साथ चलें तो बीते हुए सपने फिर से जाग सकते हैं। उस शाम बरामदे में बैठकर गोविंद ने अचानक पूछा, कावेरी, तेरे कोई अधूरे सपने थे क्या? कावेरी चौंक गई। उसने पहली बार गोविंद को उस नजर से देखा जो पूछना नहीं, जानना चाहता है। उसने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा, एक सपना था, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। गांव में एक छोटी पाठशाला खोलना चाहती थी, जहां बेटियां भी किताबों को अपना समझें। गोविंद चुपचाप सुनता रहा, लेकिन फिर शादी हो गई और घर, खेत, जिम्मेदारियां, सबके बीच वो सपना धूल खाता रह गया। गोविंद ने कुछ देर बाद धीरे से कहा, अगर आज कहूं वो सपना फिर से शुरू कर। कावेरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी, नहीं, अब उम्र। उम्र? गोविंद ने पहली बार उसकी बात काटी। सपनों की कोई उम्र नहीं होती कावेरी, हम दोनों की ये दरार भी उम्र भर की थी, फिर भी हमने इसे भरना शुरू किया ना। अगले दिन गोविंद ने गांव के पुराने पंचायत भवन में सरपंच से बात की। भाई, इस कमरे का कोई उपयोग नहीं हो रहा। कावेरी एक पाठशाला चलाना चाहती है, मुफ्त में पढ़ाएगी। सरपंच ने कहा, अगर वो पढ़ा सके तो इसे खोल देना बहुत अच्छा होगा। 3 दिन बाद कावेरी सफेद साड़ी में, बालों में गजरा लगाए उस छोटे कमरे में खड़ी थी। 4 छोटी बच्चियां सामने बैठी थीं, हाथों में पुरानी किताबें। कावेरी ने हाथ जोड़कर कहा, हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन डरकर नहीं, प्यार से। बच्चियों की आंखों में चमक थी।
वापस लौटते समय गोविंद उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, कैसा लगा आज? कावेरी की आंखों में आंसू थे, जैसे कोई भूली हुई बात फिर से याद आ गई हो। उस रात दोनों ने पहली बार साथ बैठकर पुराने सपनों की गठरी खोली। गोविंद का सपना था एक कुआं खुदवाने का, ताकि खेत में पानी बना रहे। कावेरी का सपना था उस कुएं के किनारे एक नीम लगवाना, ताकि बच्चे उसकी छांव में पड़ सकें। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अगले हफ्ते नींव खोदते हैं। अब दीवार में दरार तो थी, पर उसके पार एक पाठशाला थी, एक नीम का पेड़ और दो ऐसे लोग जो टूटकर भी जुड़े रहे। कुछ चीजें आदत बन जाती हैं, जैसे सुबह की चाय, जैसे शाम की थकान और जैसे दरार में रोज का फूल। अब गोविंद और कावेरी के जीवन में एक नई लय थी। वही घर, वही दीवार, वही आंगन, लेकिन सब कुछ थोड़ा और मुलायम, थोड़ा और चुपचाप सुंदर। हर सुबह कावेरी तुलसी में जल चढ़ाती, फिर उसी तुलसी से एक फूल तोड़कर लाती। दीवार के उस छोटे खांचे में वो फूल रखती, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी शोर के। गोविंद वहीं बैठा रहता, चाय के साथ अखबार, पर अब उसकी नजरें हर सुबह उस फूल की तरफ भी जाती। एक बार उसने पूछा, तू हर दिन अलग रंग का फूल क्यों लाती है? कावेरी ने कहा, हर दिन का मन अलग होता है, कभी हल्का, कभी भारी। फूल भी उसी मन का हिस्सा होता है। गोविंद ने सिर हिलाया और पहली बार अखबार को मोड़कर कावेरी की तरफ देखा। फूल अब संकेत बन चुके थे। अगर फूल सफेद होता, उस दिन शांति थी। अगर पीला, उम्मीद। गुलाबी, माफी। लाल, शायद वो दिन जब कुछ कहने की जरूरत हो। एक दिन कावेरी ने जानबूझकर फूल नहीं रखा। गोविंद ने महसूस किया, पूरे दिन वो बेचैन रहा। शाम को घर लौटा और पूछा, आज फूल नहीं रखा? कावेरी ने धीरे से कहा, आज मन बुझा था, कुछ भारी सा लगा। गोविंद ने थोड़ी देर देखा, फिर खुद तुलसी से फूल तोड़ लाया और धीरे से खांचे में रखा। कावेरी की आंखें भर आईं। आज का मन मैं संभाल लेता हूं, गोविंद ने कहा। धीरे धीरे हर फूल के साथ एक दिन जुड़ने लगा, हर दीपक के साथ एक रात। रिश्ता अब कोई जबरन निभाया गया बंधन नहीं था, बल्कि रोज रचे जाने वाला रिवाज था। एक सुबह गांव की लड़की रेखा, जो पाठशाला में पढ़ने आती थी, कहने लगी, काकी, ये दीवार वाली पूजा हमारे घर में भी शुरू हो गई है। माँ हर सुबह एक फूल रखती हैं, पापा अब ज्यादा गुस्सा नहीं करते। कावेरी हंसी, फिर रेखा के सिर पर हाथ फेरा। फूल बस फूल नहीं होते रेखा, वो बातें होते हैं जो हम बोल नहीं पाते। अब उस दीवार की दरार गांव में मशहूर थी। लोग उसे फूल वाली दरार कहने लगे थे। कोई हंसता, कोई चुपचाप सिर झुकाता, लेकिन धीरे धीरे कई घरों की दीवारों में वैसी ही खूबसूरत आदतें पनपने लगीं। और सबसे बड़ी बात, अब गोविंद और कावेरी के बीच फूलों से ज्यादा शब्द भी आने लगे थे। एक रोज गोविंद ने खुद से कहा, हमने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हर रोज एक छोटा फूल रखा। हर दीवार की दरार दिखती है, लेकिन जो दरारें भीतर होती हैं वो सबसे गहरी होती हैं। गोविंद की सुबहें अब बदल गई थीं। चाय बनाते वक्त वो हल्की सी सीटी बजाता, बरामदे में अखबार पढ़ते समय कभी कभी फूल की तरफ देख मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा, कुछ अकथनीय बचा हुआ था। एक ऐसा सवाल जिसे उसने सालों से दबा रखा था, मैं ऐसा क्यों बन गया? उस रात जब कावेरी सो गई, गोविंद चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। हल्की हवा दीवार की दरार से अंदर आ रही थी। उसने आंखें बंद की और याद आने लगे वो पल जब वो चिल्लाया था, गुस्से में बर्तन फेंके थे, कभी कभी बिना वजह चुप्पी साध ली थी। लेकिन क्यों? उसने खुद से पूछा। उत्तर धीरे धीरे उभरने लगे। पिता की बेरुखी, खेतों की हार, बेटे की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी, मां की चुप मृत्यु, इन सब का बोझ उसने कभी बांटा ही नहीं। गोविंद उठा और पहली बार अपने पुराने संदूक से एक पुरानी कॉपी निकाली।
उसमें एक अधूरा सपना लिखा था। मैं एक दिन गांव में सबके लिए पानी की व्यवस्था करूंगा ताकि कोई खेत सूखा ना रहे। उसने कॉपी बंद की। कुछ पन्ने आंसुओं से भीग चुके थे। अगले दिन कावेरी पाठशाला से लौटी तो देखा गोविंद घर पर नहीं था। शाम तक इंतजार किया, फिर गोविंद लौट आया, हाथ में एक नक्शा, कंधे पर मिट्टी से सनी गमछी। कहाँ थे? कावेरी ने पूछा। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, अपने अंदर की दरार में गया था, अब वहां से रास्ता निकाल आया हूं। उसने कावेरी को नक्शा दिखाया। गांव के बीचों बीच पुराना कुआं सूखा पड़ा है। मैं उसे फिर से खोदवाना चाहता हूं। बच्चों को पीने का पानी मिलेगा। तेरा नीम का पेड़ भी वहीं लगेगा। कावेरी कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसका हाथ थाम लिया। अगले ही हफ्ते गांव के कुछ युवा और गोविंद कुएं की खुदाई में लग गए। कावेरी बच्चों को पानी और नींबू पिलाने लगी। रोज शाम को जब सब थकते, वो दीवार के पास आकर एक दीपक जला देती। अब उस दरार में फूल और दीपक दोनों थे। एक शाम जब पानी की पहली बूंदें नीचे से ऊपर आईं, सभी ने तालियां बजाईं। कावेरी की आंखों से आंसू बहे। गोविंद बोला, अब मेरी दरार भर गई। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बिना किसी चुप्पी के, बिना किसी अतीत के बोझ के। दीवार की दरार अब भी थी, लेकिन उसमें अब फूल, दीपक और उन दोनों की मुक्ति का मार्ग था। कुछ फूल हमेशा नहीं खिलते, पर जब वे मुरझाते हैं तो उनके बीज एक नई जमीन तैयार करते हैं। सर्दी की शुरुआत थी। गांव की सुबहें कोहरे में लिपटी रहती और कावेरी की पाठशाला धीरे धीरे पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। हर दिन नई बच्चियां जुड़ती, कभी माँ बाप भी बैठकर सुनने लगते। लेकिन उस दिन जब सूरज निकलने में देर हो रही थी, कावेरी को हल्का सा बुखार महसूस हुआ। थोड़ा आराम कर ले, गोविंद ने कहा। लेकिन कावेरी मुस्कुराई। अगर मैं एक दिन भी ना गई तो बच्चे कहेंगे दीदी रूठ गईं। पाठशाला पहुंचकर कावेरी ने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब वो बोर्ड की ओर बढ़ी तो उसका सिर चकरा गया। बच्चियों की चीखें उठीं। गोविंद को खबर मिलते ही वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कावेरी जमीन पर गिरी थी, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ। डॉक्टर ने कहा, शरीर बेहद थका हुआ है। उम्र के साथ यह एक संकेत है कि अब उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए। गोविंद चुपचाप सुनता रहा। कावेरी ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं अब बच्चों को नहीं पढ़ा सकूंगी? डॉक्टर ने सांत्वना दी, पढ़ाइए, लेकिन धीरे, आराम के साथ। अगली सुबह दीवार की दरार में कोई फूल नहीं रखा गया। गोविंद ने देखा, पहली बार दरार खाली थी। उसने एक फूल तोड़ा, हाथों में पकड़ा, फिर वापस रख दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, ये फूल मेरा नहीं है। 3 दिन बीत गए। कावेरी बिस्तर पर थी, थोड़ी कमजोर, लेकिन हंसती रहती। एक शाम गोविंद ने उससे पूछा, आज दीवार सूनी क्यों है? कावेरी ने थकते हुए कहा, शायद अब मेरी आदत मुझसे बिछड़ रही है। गोविंद ने उसका हाथ थामा। आदत नहीं, प्रेम है, और प्रेम कभी बिछड़ता नहीं। अगले दिन गोविंद चुपचाप खेत की तरफ गया, जहां नीम का पौधा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने वहां से एक छोटी शाखा तोड़ी और उसमें एक पीला फूल बांधा। फिर घर आकर वही शाखा दीवार की दरार में लगा दी। कावेरी ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये नीम की टहनी है? गोविंद ने सिर हिलाया। तू नहीं रख सकी तो क्या हुआ? तेरे हाथों से उगा हुआ फूल मैंने रख दिया। उस रात जब कावेरी सोई तो उसकी सांसें धीमी थीं, जैसे कोई संगीत धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। सुबह जब गोविंद उठा तो वो नहीं जागी। उसके माथे पर एक शांति थी, जैसे हर दर्द, हर दरार अब भर चुकी हो। गांव भर में शोक की लहर थी। बच्चियां हाथ में किताबें लेकर शांत होकर बैठी रहीं। गोविंद ने वही पीला फूल उसके हाथों में रख दिया। फिर दीवार की दरार की ओर देखा। उसने धीरे से दीपक जलाया और कहा, आज ये फूल आखिरी नहीं है कावेरी, तू तो अब हर बच्चे की किताब में जिंदा है। कुछ लोग चले जाते हैं,
लेकिन उनके बोए हुए बीज हमारे भीतर फूटते रहते हैं, धीरे, चुपचाप, जीवन बनकर। गांव में वसंत लौट आया था। पेड़ों पर कोपलें फूट रही थीं, सूरज की किरणें फिर से मिट्टी को गर्म करने लगी थीं। लेकिन गोविंद का घर अब भी एक सर्द वीरान घाटी था। कावेरी के जाने के बाद वो चुप रहने लगा था। बोलता भी तो शब्दों में कोई रंग नहीं होता। एक दिन पाठशाला की 3 बच्चियां उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। काका, एक ने धीरे से कहा, हमारा गणित नहीं समझा, दीदी की बहुत याद आती है। गोविंद ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। कावेरी की पुरानी कॉपियां निकाली और बोला, आज से पढ़ाई फिर शुरू। हर शाम वो बच्चियों को घर बुलाता, दीवार की दरार के पास बैठाता और वहीं उन्हें पढ़ाता। धीरे धीरे वो कोना फिर से जीने लगा। वही दरार जहां कभी फूल रखे जाते थे, अब दियों के साथ बच्चों की हंसी भी रखी जाती। गोविंद को एहसास हुआ, कावेरी का प्रेम सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो हर उस बच्चे के लिए थी जो जीवन से उजाले की तलाश करता है। एक दिन गांव की पंचायत का मुखिया उससे मिलने आया। हम सोच रहे हैं, मुखिया ने कहा, कावेरी दीदी की याद में एक बड़ी पाठशाला बनवाई जाए, आप उसका संचालन करेंगे? गोविंद चुप रहा। उसने दरार की ओर देखा, फिर बोला, अगर वो दीवार वहां हो तो मैं करूंगा। मुखिया मुस्कुरा पड़ा। कुछ महीने बाद गोविंद के आंगन में एक छोटी सी इमारत बनी, जिसकी दीवार में एक जानबूझकर छोड़ी गई दरार थी। हर सुबह बच्चे पढ़ने आते और एक एक फूल उस दरार में रख जाते। किसी की मां कहती, ये मेरी बेटी ने रखा है, कावेरी दीदी को धन्यवाद देने के लिए। दीवार की दरार अब एक परंपरा बन गई थी। वो अब टूटन की नहीं, बल्कि जोड़ने की निशानी थी। गोविंद ने एक दिन खुद से कहा, तेरा बोया हुआ हर बीज कावेरी अब खिल रहा है। मैं बस देख रहा हूं तेरे फूलों की बगिया को तेरी रोशनी में पलते हुए। कुछ दीवारें बस पत्थर की नहीं होती, वे कहानियां संजोती हैं। जो दरार कल दुख की थी, वही आज आशा की आवाज बन गई है। पाठशाला अब खुल चुकी थी। नाम रखा गया, कावेरी ज्ञान केंद्र। और उसकी सबसे खास बात थी वो पुरानी दीवार, जिसकी एक कोने में दरार थी, जिसे अब सब फूल वाली दीवार कहते थे। हर बच्चा जब स्कूल आता तो दरार में एक फूल रखता। ये अब एक रिवाज बन चुका था। शुरू में शिक्षक हंसते थे, फिर उन्होंने भी इसमें एक अपनापन पाया। एक दिन एक बच्चा बोला, दीवार फूल खा जाती है क्या? शिक्षक मुस्कुराया, नहीं बेटा, वो उन्हें अपने सीने में संजोती है, जैसे माँ अपने बच्चों की बातों को। बच्चा बोला, तो दीवार भी माँ है? उस दिन से सभी बच्चे उसे कावेरी माँ की दीवार कहने लगे। दरार में अब सिर्फ फूल नहीं आते थे, बल्कि चिट्ठियां भी रखी जाती थीं। आज पहली बार अच्छे नंबर आए, दीदी धन्यवाद। मुझे डर लगता है, लेकिन आप हो ना। माँ कहती हैं, आप स्वर्ग में हो, वहां से देखना मुझे। गोविंद हर हफ्ते वो चिट्ठियां पढ़ता, कभी हंसता, कभी रोता, और फिर उन्हें एक बड़ी डायरी में चिपकाता। उस डायरी का नाम था दीवार की आवाजें। एक दिन एक बड़ा अधिकारी गांव आया। उसने स्कूल देखा, फूलों से भरी दीवार देखी और हंसकर कहा, ये क्या बचपना है, स्कूल को गंभीर रखो। बच्चे चुप हो गए, लेकिन गोविंद ने कहा, अगर ये दीवार ना होती तो ना मैं होता, ना ये पाठशाला। ये दीवार तो वो है जिसने हमें सिखाया कैसे टूटकर भी जोड़ा जा सकता है। वो अधिकारी चुपचाप चला गया और उसी शाम उसने एक गुलाब का फूल दरार में रख दिया। अब दीवार सिर्फ बच्चों की नहीं थी, उसमें गांव की औरतें अपना दुख रखतीं, किसान अपनी उम्मीद, बुजुर्ग अपनी दुआ। दीवार में हर दिन एक नया फूल, एक नई कहानी जुड़ती। गोविंद ने लिखा, ये दरार कभी चुप थी, आज बोलती है, और जब कोई नहीं सुनता तब भी ये फूलों से कह देती है सब कुछ। एक बच्ची जिसका नाम छोटी कावेरी था, हर दिन सबसे पहला फूल रखती। जब उससे पूछा गया, तू ऐसा क्यों करती है,
उसने कहा, मैं चाहती हूं मेरा फूल सबसे पहले पहुंचे कावेरी मां के पास। अंत में गोविंद अब बूढ़ा हो गया था। कमर झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखें हर सुबह उस दीवार पर रुकती थीं, जैसे किसी पुराने मित्र से मिलने जा रहा हो। उसने दीवार से कहा, तेरे भीतर अब 100 फूल हैं, हजारों चिट्ठियां और अनगिनत कहानियां। अब तू खुद एक किताब बन गई है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो दीवारों पर फूल बनकर उगती हैं और पीढ़ियों तक महकती हैं। वर्षों बीत चुके थे। कावेरी ज्ञान केंद्र अब गांव का सबसे प्यारा स्थान बन चुका था। गोविंद बूढ़ा हो गया था। उसकी चाल धीमी, लेकिन दीवार के पास जाते समय उसके कदमों में अब भी वही श्रद्धा होती थी, जैसे पहली बार किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। एक सुबह गोविंद स्कूल के आंगन में बैठा था, दरार की ओर एक तक देखता। उसके पास एक लड़की आई, छोटी कावेरी। अब वो 16 की हो गई थी। आंखों में वही चमक जो कभी कावेरी की आंखों में हुआ करती थी। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, अब आप थक गए हैं, आपकी जगह कोई लेना होगा। गोविंद ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया। तू तैयार है? लड़की ने सिर हिलाया और फिर अपने दुपट्टे में से एक फूल निकाला, वही पहला फूल जो उसने 7 साल की उम्र में रखा था। मैं तब से तैयार हूं, उसने कहा। और उसी दिन गांव के सामने गोविंद ने घोषणा की, अब से छोटी कावेरी ही इस पाठशाला की प्रमुख होगी। कुछ लोग चौंके, कुछ ने कहा, अभी बच्ची है। लेकिन गोविंद ने कहा, जो दीवार की भाषा समझे वो उम्र से नहीं तौली जाती। छोटी कावेरी ने सब कुछ संभाल लिया। बच्चों के लिए नए गीत लाए गए। दीवार के पास हर हफ्ते फूल सभा रखी जाती, जहां बच्चे अपने फूल के साथ कहानी भी सुनाते। दीवार की आवाजें। डायरी अब ऑनलाइन ब्लॉग में बदली। फूलों की परंपरा अब डिजिटल हो गई थी, लेकिन दीवार आज भी वही थी, जैसी थी वैसी ही, सिर्फ थोड़ा और खुश। एक शाम गोविंद ने दीवार के पास आखिरी बार बैठते हुए कहा, अब मैं चलूं कावेरी, तेरे बोए बीज अब खुद पेड़ बन गए हैं। उस रात उसने खुद दीवार में एक दिया जलाया, आखिरी बार। और अगली सुबह वो चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा मिला। चेहरे पर मुस्कान थी। छोटी कावेरी ने घोषणा की, आज से हर साल इस दिन दीपदान दिवस होगा। हर बच्चा एक दिया लाकर दीवार में रखेगा, ताकि उस दरार की रोशनी कभी न बुझे। विरासत अब दीवार में नहीं, हर बच्चे के मन में थी। कभी कोई बच्चा जब डरता तो दरार में एक फूल रख देता और खुद को अकेला नहीं समझता। गांव अब कहता था, जहां फूल दरार में रखे जाते हैं वहां मन टूटते नहीं, जुड़ते हैं। कुछ फूल महकने नहीं, बोझ उतर आने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन वही बोझ कभी बीज बन जाते हैं। स्कूल का आंगन एकदम शांत था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। बच्चे गांव चले गए थे, पर छोटी कावेरी स्कूल में ही थी। उसे दीवार की देखभाल करनी थी। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, कावेरी को दरार के पास कुछ अजीब दिखा। एक मुरझाया हुआ फूल जिसके नीचे एक कागज रखा था। कभी किसी बच्चे ने फूल के साथ कागज नहीं छोड़ा था। उसने धीरे से वो कागज उठाया। कागज पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, माँ हर रात चुपचाप रोती है, पापा अब घर नहीं आते, मैं नहीं जानता क्या करूं, किसी से कह नहीं सकता। दीदी, इस फूल को रख लिया ना, ताकि मैं हल्का हो सकूं। तुम्हारा अनजान दोस्त। कावेरी देर तक चुप रही। उसने कागज को सीने से लगाया और फिर खुद भी एक फूल दरार में रख दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया, यह दीवार अब सिर्फ याद या प्रेम की निशानी नहीं थी, बल्कि एक भरोसेमंद साथी बन चुकी थी उन बच्चों की जो बोल नहीं सकते थे। अगले दिन उसने एक घोषणा की, अब से दीवार के पास एक अनकहे पत्रों का डिब्बा रखा जाएगा। कोई भी बच्चा कुछ भी लिखकर उसमें डाल सकता है, बिना नाम के, और वो हर पत्र फूल के साथ दरार के पास रखा जाएगा। धीरे धीरे डिब्बा भरने लगा। किसी ने लिखा, पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं,
डर लगता है। कोई बोला, मेरा भाई मुझे डांटता है, मैं कुछ नहीं कह पाता। एक लड़की ने लिखा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं शादी करो। हर पत्र एक बोझ था और हर फूल एक बीज बनता जा रहा था। कावेरी ने एक नया काम शुरू किया। हर शनिवार वो उन पत्रों को पढ़कर कक्षा में गुप्त सलाह के रूप में बांटती, बिना किसी का नाम लिए। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि वो अच्छा नहीं है, वो कहती, तो वो बस भूल रहा है कि हर बीज को खिलने का समय अलग होता है। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे, डर कम होने लगा, भरोसा बढ़ने लगा। दीवार अब भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी में बच्चों को अपना सच कह देने की आजादी मिल गई थी। एक शाम जब वो डिब्बा खाली कर रही थी, उसे एक पत्र मिला। दीदी, मैं अब डरता नहीं। कल मैंने मां से कह दिया कि मैं रोता हूं। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब मैं हर दिन दीवार को धन्यवाद देता हूं। आपने जो बोझ लिया वो अब मेरा बीज बन गया है। कावेरी की आंखें भर आईं। उसने दीवार की दरार को छूते हुए कहा, तू अब केवल ईंटों की नहीं, बच्चों की उम्मीदों की दीवार है। और ये दरार अब वो रास्ता है जिससे मन बाहर निकलते हैं। अब दीवार सिर्फ फूलों से नहीं, उम्मीदों और बोझों से भी खिलने लगी थी। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनकी छाया दीवार पर जली लौ की तरह कभी बुझती नहीं। बरसों बीत चुके थे। दीवार अब पुरानी लगने लगी थी, पर उसमें रखे फूल अब भी ताजा लगते थे। हर पीढ़ी के बच्चे उसमें अपना कुछ छोड़ जाते थे, डर, सवाल, उम्मीद, सपना। एक दिन स्कूल में एक अजनबी युवक आया। उसके कंधे पर बैग था, आंखों में अपनापन और हल्की थकावट। कावेरी स्टाफ रूम में बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, उसने धीमे से कहा, आप मुझे शायद नहीं पहचानेंगी, पर मैंने इस दीवार में फूल रखा था बहुत साल पहले। कावेरी खड़ी हो गई। तुम? उसके चेहरे पर हैरानी और एक धीमी मुस्कान उभरी। हाँ, मैं वही लड़का हूं जिसने लिखा था, मां हर रात चुपचाप रोती है। कमरा कुछ पलों के लिए चुप हो गया। फिर उसने आगे कहा, अब मैं मनोविज्ञान में मास्टर्स कर चुका हूं और मैं गांव लौट आया हूं। यहीं स्कूल में काम करना चाहता हूं। दीवार की वजह से ही मैं आज यहां हूं। कावेरी की आंखें भर आईं। ये दीवार सच में जलती रही सबके अंदर। अगले हफ्ते स्कूल में एक सुनो समझो संवेदना केंद्र शुरू हुआ। उस युवक ने वहां बच्चों से बात करना शुरू किया। हर हफ्ते वो एक कहानी सुनाता, कभी डर की, कभी साहस की, और बच्चों को बोलने की जगह देता। पर दीवार अब भी वही थी। वो युवक हर शाम एक दीपक उस दरार में रख देता। क्यों दीपक? कावेरी ने एक दिन पूछा। वो मुस्कुराया। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे कभी रास्ता दिखता नहीं था। अब मैं चाहता हूं कि किसी और को अंधेरे में अकेला न रहना पड़े। धीरे धीरे दीवार दो प्रतीकों की घर बन गई, फूल और दीपक। फूल, वो जो भीतर छुपा है, नाजुक लेकिन सच्चा। दीपक, वो जो बाहर उजाला करता है, राह दिखाता है। एक शाम एक बच्चा बोला, दीदी, क्या मैं भी दीपक जला सकता हूँ? कावेरी मुस्काई। जरूर, अब ये दीपक तुम सबका है और ये दीवार भी। अब दीवार की दरार कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक दरवाजा बन गई थी जहां हर बच्चा अपने सच के साथ खड़ा हो सकता था, बिना डर, बिना शर्म। कहानी के अंत में एक नई दीवार बनने लगी स्कूल में, साफ, बिना दरार की। किसी ने पूछा, पुरानी दीवार को हटाओगे? कावेरी बोली, नहीं, कुछ दरारें हटती नहीं, वो इतिहास बनती हैं। दीवार की दरार अब कोई नुक्स नहीं थी, वो एक गवाह थी उस प्रेम, साहस और परिवर्तन की जो चुपचाप रोज रोज फूल और दीपक से फूटा। हमारी दूसरी कहानी, अधूरी वसीयत। माधोपुर की हवेली हमेशा से ही डर और रुतबे का मिश्रण रही थी। शाम ढलते ही हर कोई अपने अपने घरों की ओर खिंच जाता था, क्योंकि ठाकुर हरिनाथ सिंह की हवेली से एक अलग किस्म की खामोशी बाहर रिसती थी, एक भारीपन लिए, जैसे वहां समय भी धीमे चलता हो।
ठाकुर हरिनाथ सिंह 82 वर्ष के एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते थे। उनका साम्राज्य खेतों, जमीनों और संपत्तियों से भरा हुआ था, लेकिन उनका दिल बहुत सालों से सूखा पड़ा था। बेटा एक सड़क हादसे में मारा गया था और बहू ने खुद को दुनिया से काट लिया था। बस पोता था विक्रम सिंह, जिसे उन्होंने पढ़ाई के लिए शहर भेजा था और जो अब सालों से लौटा नहीं था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। ठाकुर साहब नहीं उठे आज? नौकर दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर बुलाया गया। सांसें रुकी हुई थीं, पसीने की कुछ बूंदें माथे पर जमी थीं। मौत चुपचाप आई थी, लेकिन शायद जल्दी नहीं गई। ठाकुर हरिनाथ सिंह की मौत की खबर पूरे माधोपुर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सुबह से ही हवेली के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, कुछ शोक जताने, कुछ रस्म निभाने और कुछ सिर्फ यह जानने कि अब ठाकुर की जायदाद किसे मिलने वाली है। विक्रम सिंह को जैसे ही खबर मिली, वह उसी शाम की गाड़ी पकड़कर गांव लौट आया। विक्रम की वापसी गांव के स्टेशन पर जैसे ही विक्रम उतरा, चारों तरफ नजरें उसी की ओर उठीं। 8 साल बाद वो वापस लौटा था, बदला हुआ, थका हुआ और आंखों में सवाल लिए। हवेली पहुंचते ही उसने दरवाजे पर कुछ पल रुककर देखा। दीवारों पर वक्त की धूल थी और आंगन की हवा में अजनबीपन। विक्रम ने बुजुर्ग नौकर रामविलास से पूछा, दादाजी ने कुछ कहा था आखिरी वक्त में? रामविलास ने सर हिलाया। कुछ नहीं, बस रात को बहुत बेचैन थे, कुछ लिख रहे थे शायद, लेकिन हमने नहीं देखा क्या था वो। वसीयत का दिन तीसरे दिन ठाकुर की 13वीं के बाद गांव के वकील मिश्रा जी हवेली में सबको इकट्ठा करते हैं। कमरे में उपस्थित कुसुम देवी, ठाकुर की बहू, उनका बेटा अर्जुन विक्रम, कुछ परिवार के दूर के रिश्तेदार, गांव के 2 गवाह मिश्रा जी ने एक पुरानी फाइल टेबल पर रखी और गंभीर स्वर में बोले, यह ठाकुर हरिनाथ सिंह की लिखित वसीयत है जो उन्होंने पिछले महीने मुझे सौंपी थी। सभी की सांसें थम गईं। मिश्रा जी पढ़ने लगे, मैं हरिनाथ सिंह, पुत्र स्वर्गीय रणवीर सिंह, यह घोषणा करता हूं कि मेरी संपत्ति का वारिस, एक लंबा विराम, विक्रम सिंह नहीं होगा। मेरी संपत्ति का अधिकार अर्जुन सिंह को सौंपा जाएगा जब तक। वे रुके, फिर कागज पलटते हुए बोले, बाकी पन्ना गायब है। पूरा कमरा सन्न रह गया। क्या मतलब? विक्रम चौंका। हाँ, मिश्रा जी ने माथा पोंछा, वसीयत अधूरी है। आखिरी पेज जो सबसे जरूरी था, उसमें यह लिखा था कि संपत्ति अर्जुन को कब और किस शर्त पर दी जानी है, लेकिन वो पेज अब इसमें नहीं है। गायब कैसे हो गया? अर्जुन ने झुंझलाकर पूछा। मैं भी हैरान हूं, मैंने खुद वो देखा था, किसी ने वसीयत से पन्ना हटाया है। अगली सुबह अभी वसीयत की चर्चा ही गांव में गर्म थी कि अगली सुबह एक और सनसनी फैल गई। वकील मिश्रा लापता थे। उनका घर खुला था, दस्तावेज बिखरे हुए थे, लेकिन वे कहीं नहीं थे। पुलिस आई, गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं। विक्रम का दिमाग अब सन्नाटे में नहीं, साजिश के बीच घूमने लगा था। दादाजी की मौत, अधूरी वसीयत और अब वकील की गुमशुदगी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने मन ही मन फैसला किया, वह सच का पीछा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। विक्रम उस रात ठीक से सो नहीं सका। वकील मिश्रा की गुमशुदगी ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वह जानता था कि दादाजी की वसीयत में ऐसा कुछ जरूर था जिसे किसी ने जानबूझकर छुपाया है। अगली सुबह वह अकेला अपने दादाजी के कमरे की ओर बढ़ा। वह कमरा अब भी वैसा ही था जैसे ठाकुर हरिनाथ ने छोड़ा था। सलीके से रखी किताबें, एक पुराना तंबाकू का डिब्बा, दीवार पर बंदूक और कोने में लकड़ी का एक भारी संदूक। पुराना संदूक। विक्रम ने संदूक की ओर देखा। वह हमेशा बंद रहता था और दादाजी उस पर कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। उसने धीरे से संदूक खोला। भीतर कुछ कपड़े, कुछ कागजात और एक लाल मखमली थैली थी।
थैली में एक चिट्ठी थी, अधजली। उसके किनारे राख से सने थे। विक्रम ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अगर ये पत्र किसी गलत हाथ में गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय मेरे मन की शांति को छीन रहा है। लेकिन सच तो यह है कि विक्रम ही। यहीं पत्र जल गया था। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। दादाजी शायद अपना निर्णय बदल रहे थे, लेकिन किसी ने यह पत्र जलाया। नक्शा और छुपा हुआ कोना। पत्र के नीचे एक पुराना कागज था, गांव की जमीनों का नक्शा, लेकिन एक हिस्सा लाल स्याही से गोल किया गया था। हवेली के पीछे बने पुराने कुएं के पास की जमीन। वहां ऐसा क्या है? विक्रम सोच में डूब गया। गुप्त कोठरी की तलाश। विक्रम ने उसी शाम हवेली के पिछवाड़े जाकर कुएं के पास की जमीन को टटोलना शुरू किया। चारों तरफ झाड़ियां उग आई थीं। एक जगह मिट्टी कुछ अलग सी लगी, जैसे हाल में खोदी गई हो। वह मिट्टी हटाने लगा। नीचे पत्थरों का एक चबूतरा था और उसमें एक लोहे की अंगूठी जैसी चीज। उसने अंगूठी को खींचा। धड़ाम! एक पत्थर हट गया और नीचे सीढ़ियां खुल गईं, अंधेरे में उतरती हुई। सीढ़ियों के नीचे हाथ में टॉर्च लेकर विक्रम नीचे उतरा। दीवारों पर नमी थी और हवा में अजीब सी घुटन। नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। वहां एक लोहे की तिजोरी रखी थी, जंग खाई हुई, लेकिन अब भी बंद। तिजोरी पर एक तख्ती लटकी थी। जिसे सच्चाई जाननी हो वह अपना डर यहीं छोड़कर भीतर झांके। विक्रम अब जान चुका था, यह केवल संपत्ति का मामला नहीं था। यह सच और झूठ की लड़ाई थी जो उसके अपने ही परिवार के भीतर छिपी थी। विक्रम अंधेरी कोठरी में उस तिजोरी के सामने खड़ा था, जो शायद उसके दादाजी की अंतिम इच्छा और अधूरी वसीयत का राज छुपाए बैठी थी। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, पर वह जंग खाई चाबी के बिना नहीं खुल सकती थी। उस पर लगे ताले पुराने जमाने के थे। कोई डिजिटल लॉकर नहीं, बल्कि ठोस लोहे की संरचना। हवेली की तलाशी। विक्रम ने अगले 2 दिन हवेली के हर कोने की तलाशी ली। लाइब्रेरी की पुरानी अलमारियां, दादाजी का पूजा कक्ष, यहां तक कि दीवारों के पीछे की दरारें। लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। एक बार उसे लगा शायद वह गलत दिशा में सोच रहा है, लेकिन फिर दादाजी की उस चिट्ठी का अधजला हिस्सा उसके दिमाग में घूम गया। विक्रम ही। उसने फैसला कर लिया, वह चाबी ढूंढेगा, चाहे जो हो जाए। कुसुम देवी का विरोध। शाम होते होते हवेली में एक टकराव का माहौल बन गया। कुसुम देवी, जो अब घर की मुखिया थीं, विक्रम को सामने बैठाकर बोली, देखो विक्रम, हम जानते हैं कि तुम अपने दादाजी से बहुत जुड़े थे, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी अर्जुन की है। मैं जिम्मेदारी नहीं मांग रहा, बस सच्चाई जानना चाहता हूं, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। सच्चाई सबके लिए नहीं होती, कुसुम देवी ने आंखों में तंज भरते हुए कहा। तुम्हारे लिए भी नहीं। अगर वसीयत अधूरी है तो मैं उसका दूसरा हिस्सा ढूंढने का पूरा हक रखता हूं। अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम्हें हवेली छोड़नी पड़ेगी, वह उठकर बोली। पुरानी डायरी। उसी रात विक्रम अपने दादाजी की किताबों की अलमारी से कुछ पुराने दस्तावेज निकाल रहा था। तभी एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी, हरिनाथ सिंह की निजी डायरी। उसने जल्दी से उसके पन्ने पलटने शुरू किए। एक पृष्ठ पर कुछ गाढ़ी लिखावट में लिखा था, मैंने तिजोरी की चाबी वहीं छुपाई है जहां मैंने अपने सबसे कीमती पल बिताए थे, वहां जहां सूरज सबसे पहले मेरी आंखों में उतरता था। विक्रम ने किताब बंद की। सूरज सबसे पहले, वह बुदबुदाया। तुरंत उसके जहन में एक तस्वीर कौंधी, हवेली की छत पर बनी छोटी सी चौकी जहां दादाजी हर सुबह बैठकर पूजा करते थे। छत पर सुराग। सुबह सुबह विक्रम छत पर पहुंचा। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की पहली किरणें छत की फर्श को छू रही थीं। वह पूजा की चौकी के नीचे बैठा। एक ईंट कुछ ढीली लग रही थी। उसने हाथ से ईंट निकाली और अंदर से एक छोटा सा टीन का डिब्बा निकला। डिब्बे के अंदर एक जंग खाई चाबी थी। मिल गई।
विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब उसके पास तिजोरी खोलने की चाबी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि तिजोरी के अंदर जो सच छुपा है वो सिर्फ जायदाद से नहीं बल्कि गुजरे समय की परछाइयों से जुड़ा है। चाबी हाथ में थामे विक्रम फिर से उसी पुरानी कोठरी में उतरा। अंधेरे और नमी के बीच उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च एक हाथ में ली और दूसरी हाथ से तिजोरी का ताला खोला। खटाक! तिजोरी की जंजीरें ढीली पड़ी और उसका ढक्कन चरमराते हुए खुल गया। तिजोरी के अंदर क्या था? भीतर कपड़े में लिपटा एक बंडल था। विक्रम ने सावधानी से उसे खोला। एक दस्तावेज, हाथ से लिखा हुआ एक पुराना फोटो, 3 लोगों का एक चिट्ठी। केवल विक्रम के लिए के नाम से विक्रम ने पहले दस्तावेज को उठाया। ऊपर लिखा था, वसीयत संशोधित, दिनांक 17 मार्च। मैं हरिनाथ सिंह अपनी संपत्ति का अंतिम अधिकार विक्रम सिंह को देता हूं, कारण वह मेरा खून है और मेरी आत्मा का उत्तराधिकारी भी। अर्जुन मेरी संतान नहीं है, वह कुसुम के पूर्व प्रेम का बेटा है जिसे मैंने अपने नाम पर पाला, लेकिन यह सच अब और नहीं छुपा सकता। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अर्जुन दादाजी का बेटा नहीं था? पुरानी तस्वीर की कहानी फोटो में 3 लोग थे। एक जवान हरिनाथ सिंह, एक महिला जिसे विक्रम पहचान नहीं पाया, एक बच्चा जिसकी शक्ल अर्जुन से मिलती जुलती थी। फोटो के पीछे लिखा था, उसका खून मेरा नहीं है लेकिन मेरा नाम ढो रहा है। विक्रम को अब यह साफ हो चुका था कि परिवार का वो सच जिसे दफन किया गया था वही अब उसकी जिंदगी बदलने वाला है। केवल विक्रम के लिए वाली चिट्ठी। उसने आखिर में वो चिट्ठी खोली। विक्रम, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तुमने हमेशा मेरा दिल जीता, लेकिन मैंने तुम्हें दूर रखा क्योंकि इस हवेली की दीवारों के पीछे बहुत कुछ छिपा था। अर्जुन का सच मैं कभी सबके सामने नहीं ला सका। कुसुम ने मुझसे धोखा किया, लेकिन मैंने अर्जुन को अपना नाम दिया। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम यह वसीयत मिश्रा जी को सौंपो। वह तुम्हारे साथ है, वह समझदार है, और अगर कुछ हो जाए तो बिजली उस पर भरोसा कर सकती है। याद रखना, वसीयत सिर्फ कागज नहीं होती, वो परिवार की आत्मा होती है। संभाल सको तो संभाल लेना। तुम्हारा दादाजी हरिनाथ सिंह। अचानक किसी की आहट। चिट्ठी पढ़ते ही विक्रम को ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च बंद की और खुद को छुपा लिया। सीढ़ियों से किसी की परछाई नीचे उतर रही थी। कौन था वो? अर्जुन, कुसुम या कोई तीसरा? विक्रम सीढ़ियों के कोने में छिपा सांस रोके खड़ा था। ऊपर से आती परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। यह अर्जुन नहीं था, बल्कि हवेली का पुराना सेवक रामविलास था। विक्रम को हैरानी हुई। वह चुपचाप कोने से बाहर आया। रामविलास? उसकी आवाज में सख्ती थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? रामविलास चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। क्या तुम पहले से जानते थे इस तिजोरी के बारे में? विक्रम ने पूछा। रामविलास चुप रहा। उसकी आंखों में झिझक थी। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम जानते थे कि दादाजी ने दूसरी वसीयत बनाई थी? कुछ पल चुप रहने के बाद रामविलास ने गहरी सांस ली। हां, जानता था, उसने कहा। रामविलास की कबूलनामा। ठाकुर साहब ने कुछ महीने पहले मुझे बुलाकर कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं मिश्रा जी को एक बंद लिफाफा दूं, लेकिन उससे पहले ही मिश्रा जी को किसी ने गायब करवा दिया और मैं डर गया। किससे डर गए? विक्रम ने पूछा। कुसुम देवी और अर्जुन से, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या तुमने वसीयत वाला लिफाफा देखा था? नहीं, बस उसे तिजोरी में रखवा दिया था। तो फिर तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि इस हवेली में जो सच बोलता है उसका मुंह हमेशा बंद कर दिया जाता है, या वो खुद हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मिश्रा जी कहाँ हैं? विक्रम ने पूछा। क्या तुम जानते हो मिश्रा जी कहाँ हैं? रामविलास थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हां, शायद जानता हूं। विक्रम की आंखों में चमक आ गई।
गांव से 4 कोस दूर पीपलिया घाटी में उनकी बहन का एक पुराना घर है। ठाकुर साहब की मौत के बाद वे वहीं छिपे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अर्जुन की असलियत जान ली थी और उन्हें धमकियां मिलने लगी थीं। विक्रम का फैसला विक्रम ने तय किया। अगली सुबह वह पीपलिया घाटी जाएगा, मिश्रा जी से मिलेगा और संशोधित वसीयत लेकर वापस आएगा। यह उसकी लड़ाई अब सिर्फ परिवार या संपत्ति की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की थी। अर्जुन की चाल उसी रात हवेली के एक और हिस्से में अर्जुन और कुसुम देवी के बीच बातचीत हो रही थी। तुम्हें लगता है विक्रम को कुछ पता चल गया है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आंखों में बेचैनी है। वो कुछ जरूर जान गया है। अगर उसने सच बाहर लाया तो हम सब कुछ खो देंगे, कुसुम देवी ने कहा। तो फिर? कुसुम की आंखों में एक अंधेरा सा इरादा था। अब हमें अगला कदम उठाना होगा। भोर की पहली किरण के साथ ही विक्रम ने हवेली से निकलने का फैसला कर लिया। उसका लक्ष्य था पीपलिया घाटी, जहां वकील मिश्रा छुपे हुए थे। वह अकेले नहीं था, अपनी साइकिल पर बैठा रामविलास भी साथ था, जिसने वर्षों तक ठाकुर हरिनाथ की सेवा की थी और अब सच के साथ खड़ा था। रास्ते की चुप्पी, घाटी की ओर जाते समय रास्ता सुनसान था। बीच बीच में विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है, पर मुड़ने पर बस हवा मिलती। डर लग रहा है? रामविलास ने पूछा। अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ गुस्सा आता है। इतने सालों से मैं अपनों से कटकर जी रहा था। अब जब सच सामने है तो वो भी छिपाया जा रहा है। रामविलास चुप रहा, शायद सोच रहा था कि सच्चाई की कीमत बहुत भारी होती है। पीपलिया घाटी का पुराना घर घाटी में एक पुराना टूटता हुआ कच्चा मकान था। दरवाजा झंग खाया हुआ और चारों ओर झाड़ियां। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक कांपती हुई आवाज आई। कौन? मिश्रा जी, मैं विक्रम हूं, हरिनाथ सिंह का पोता। भीतर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़े थे मिश्रा जी, थके, डर से कांपते हुए। मिश्रा जी की सच्चाई। आप यहां कैसे आए? मिश्रा जी ने घबराकर पूछा। आप ही ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो सच का साथ देना। वो दिन आ गया है मिश्रा जी। मिश्रा जी धीरे धीरे बैठ गए। मैंने जो देखा, जो पढ़ा, उससे मैं भी डर गया था। ठाकुर साहब ने मुझे संशोधित वसीयत दी थी। उन्होंने कहा था वक्त आने पर ही उसे सबके सामने लाना। अब वक्त आ गया है। मिश्रा जी अंदर गए और एक संदूक से फाइल निकाली। ठाकुर हरिनाथ सिंह की आखिरी और वैध वसीयत। इसे लेकर तुम्हें कोर्ट जाना होगा। यह वैधानिक है। इसमें साफ लिखा है कि सारी संपत्ति विक्रम सिंह को दी जाए। अर्जुन को सिर्फ वो मिलेगा जो वह खुद कमाएगा। विक्रम ने फाइल को कसकर पकड़ा। पीछे से आ रही आहट और तभी एक आवाज। क्या तुम वाकई सोचते हो ये फाइल लेकर गांव लौटोगे? विक्रम ने मुड़कर देखा। अर्जुन पीछे खड़ा था, गुस्से से आंखें लाल। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। तुमने हमसे सब छीन लिया, अब मैं तुमसे सब छीनूंगा, अर्जुन चीखा। मैंने कुछ नहीं छीना अर्जुन, मैं सिर्फ सच लेकर आया हूं। झूठ। मेरी मां ने मेरी पूरी जिंदगी इस हवेली के लिए कुर्बान की है। अब तुम कह रहे हो मैं उसका हकदार नहीं? हक का खून से नहीं, कर्म से मिलता है, विक्रम ने शांत लेकिन तेज स्वर में कहा। अर्जुन झपटा, लेकिन मिश्रा जी और रामविलास ने बीच में आकर उसे रोका। बस करो अर्जुन, मिश्रा जी गरजे। ये दस्तावेज तुम्हारे ही भले के लिए हैं। झूठ के कंधों पर बैठकर ऊंचाई नहीं मिलती। फैसला। अब अदालत में विक्रम फाइल लेकर गांव लौट आया। अब केस कोर्ट में जाना था। गांव की पंचायत की बैठक बुलानी थी। सारे गवाह, सारे दस्तावेज और सबसे जरूरी हिम्मत। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। रामविलास, मिश्रा जी और बचपन की दोस्त बिजली अब सब साथ थे। गांव माधोपुर के मंदिर प्रांगण में आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। पंचायत बैठने जा रही थी। सालों में पहली बार ठाकुर हवेली के अंदर की बातें गांव के बाहर तक पहुंच रही थीं। मंच पर बैठे थे गांव के सरपंच,
दो बुजुर्ग गवाह और बीच में रखी थी ठाकुर हरिनाथ सिंह की अंतिम संशोधित वसीयत। विक्रम शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। दाईं ओर खड़ी थीं कुसुम देवी और अर्जुन, चुप मगर निगाहों में तूफान। विक्रम का बयान। विक्रम ने फाइल उठाई और कहा, यह दस्तावेज मेरे दादाजी ने अपने अंतिम दिनों में मिश्रा जी को सौंपा था। इसमें साफ साफ लिखा है कि पूरी संपत्ति मेरे नाम की गई है। उसने पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। गांव वालों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्यों बदला ठाकुर साहब ने वसीयत? क्या अर्जुन वाकई उनका बेटा नहीं था? इतने सालों से जो सच छिपा रहा वो अब सामने है। मिश्रा जी का समर्थन वकील मिश्रा भी सामने आए और बोले, मैं इस दस्तावेज की वैधता की पुष्टि करता हूं। यह मेरी मुहर और ठाकुर हरिनाथ सिंह के हस्ताक्षर के साथ है। इसकी एक प्रति मेरे पास पहले से सुरक्षित थी। पंचायत के चेहरे गंभीर हो गए। क्या अर्जुन कुछ कहना चाहता है? सरपंच ने पूछा। कुसुम देवी की चाल। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि कुसुम देवी उठी। हां, मुझे कुछ कहना है। सभी की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है और उसने सच्चाई की लड़ाई लड़ी। लेकिन उन्होंने पल्लू से एक लिफाफा निकाला। ये रही ठाकुर हरिनाथ सिंह की एक और वसीयत, जो उन्होंने मुझसे उनके आखिरी दिनों में लिखवाई थी। हाथ से नहीं, रिकॉर्डिंग के जरिए। उन्होंने मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग चलाई। अगर मेरी किसी भी वसीयत को लेकर विवाद हो तो मैं चाहता हूं कि अर्जुन को मेरी जमीन का अधिकार मिले और विक्रम को हवेली और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां। पूरी पंचायत सन्न रह गई। पंचायत की उलझन। सरपंच ने दोनों वसीयतों को सुना और गवाहों से बात की। अब सवाल था, कौन सी वसीयत असली है? क्या मौखिक रिकॉर्डिंग लिखित वसीयत को बदल सकती है? मिश्रा जी बोले, कानूनी रूप से लिखित वसीयत जिसमें दो गवाह हों और हस्ताक्षर हों, उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या यह रिकॉर्डिंग मान्य नहीं? एक बुजुर्ग ने पूछा। जब तक यह साबित ना हो जाए कि ठाकुर साहब मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे और यह रिकॉर्डिंग छेड़छाड़ से मुक्त है, यह वसीयत वैध नहीं मानी जा सकती। पंच का निर्णय अस्थायी। सरपंच ने कहा, इस वक्त पंचायत यह तय करती है कि संशोधित लिखित वसीयत के अनुसार विक्रम को संपत्ति और हवेली का उत्तराधिकारी माना जाए। अर्जुन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन गांव के स्तर पर निर्णय स्पष्ट है। विक्रम ने पहली बार सांस ली, हल्की लेकिन भारी जिम्मेदारी के साथ। कुसुम की फुसफुसाहट भीड़ हटने लगी। अर्जुन और कुसुम हवेली लौटने के लिए मुड़े, लेकिन जाते जाते कुसुम ने धीमे से कहा, बात अभी खत्म नहीं हुई विक्रम। कुछ रिश्ते मिटा सकते हो पर इतिहास नहीं। पंचायत के फैसले के बाद हवेली की फिजा थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन हवेली की दीवारों ने कुछ और ही महसूस किया था। साजिश अभी मरी नहीं थी, बस उसने रफ्तार धीमी कर ली थी। विक्रम अब हवेली का कानूनी उत्तराधिकारी था, लेकिन रिश्तों का बोझ अभी भी उसकी छाती पर भारी था। एक शाम की शांति। विक्रम हवेली की लाइब्रेरी में बैठा पुराने दस्तावेजों को सहेज रहा था। दीवार पर लटकी दादाजी की तस्वीर उसे ताक रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या अब चैन मिलेगा मुझे? विक्रम ने बगल में बैठे रामविलास से कहा, सब कुछ कानून से तय हो गया, लेकिन मन अभी भी अशांत है। रामविलास ने धीरे कहा, कभी कभी सच जीत जाता है, लेकिन लोग हार नहीं मानते। रात का तूफान। रात करीब 2 बजे हवेली में अचानक धुआं भरने लगा। विक्रम की नींद खुली। खांसी, जलन और दरवाजे के नीचे से उठता काला धुआं। वह भागकर कमरे से बाहर निकला। हवेली का एक कोना जल रहा था। पुराना स्टोर रूम, जहां सारे कागज, फाइलें, वसीयत की कॉपियां, जमीनों के नक्शे रखे थे, वही इलाका आग की चपेट में था। रामविलास और बाकी नौकर पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बचाओ, आग, आग! हवेली गूंज उठी। साजिश की बू। विक्रम को यकीन था ये कोई दुर्घटना नहीं थी। स्टोर रूम के आसपास के कमरे ठीक ठाक थे,
सिर्फ वही कमरा जला जहां अहम दस्तावेज रखे थे। सुबह होते ही उसने तहसील से कर्मचारी बुलवाए और आग की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोई ज्वलनशील तेल या मिट्टी का तेल छिड़का गया था, कर्मचारी ने बताया। सवाल उठते हैं, किसने जलाया? अर्जुन, कुसुम देवी या हवेली का ही कोई भरोसेमंद चेहरा? विक्रम की आंखों में शक था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। बिजली की भूमिका, शाम को बिजली, विक्रम की बचपन की दोस्त, अब स्कूल टीचर, उससे मिलने आई। तुम ठीक हो? ठीक हूं, लेकिन ये आग सिर्फ कागज नहीं जले हैं, एक बार फिर मेरा भरोसा जला है। बिजली ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये देखो, ये मैं लाइब्रेरी के पीछे झाड़ियों में पड़ी मिली, शायद तुम्हारे काम आए। विक्रम ने लिफाफा खोला। एक अधूरी डायरी, कुछ जले हुए टुकड़े और एक चाबी। नया सुराग चाबी किसी पुरानी तिजोरी की थी, लेकिन वह तिजोरी हवेली में अब तक देखी नहीं गई थी। विक्रम ने फौरन तय किया, वह फिर से हवेली के हर कोने को छानेगा। अगर ये चाबी किसी गहरे राज की है, उसने सोचा, तो शायद यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बिजली द्वारा दी गई चाबी ने विक्रम के भीतर फिर से एक उम्मीद जगा दी थी। शायद कुछ ऐसा अब भी बचा है जो पूरी तस्वीर साफ कर सकता है। विक्रम ने उसी रात हवेली के तहखाने की तरफ रुख किया। तहखाने की तलाश हवेली के पुराने हिस्से में एक पतली बंद सीढ़ियां नीचे जाती थीं। वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। दीवारों पर जाले, सीलन और फर्श पर बिछी धूल ने माहौल और भी रहस्यमय बना दिया था। एक कोने में लकड़ी की अलमारी के पीछे ईंटों में छुपा था एक धातु का छोटा गेट। विक्रम ने चाबी डाली। क्लिक, दरवाजा धीरे से चरमराया और एक संकरी कोठरी का रास्ता खुल गया। छुपी हुई तिजोरी अंदर दीवार से जुड़ी एक लोहे की तिजोरी थी, छोटी लेकिन मजबूत। विक्रम ने चाबी उसमें लगाई और धीरे धीरे तिजोरी खुल गई। भीतर था एक पुराना दस्तावेज, हाथ से लिखा हुआ एक महिला की तस्वीर, एक गुलाबी रंग की शॉल का टुकड़ा, एक नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वसीयत से भी बड़ा सच। दस्तावेज पढ़ते ही विक्रम की आंखें फैल गईं। ये मेरी आत्मगाथा का आखिरी हिस्सा है। उस महिला का नाम सुहानी था। उससे मुझे एक संतान हुई थी, एक लड़की। मेरी मजबूरी, मेरा डर और समाज की आंखों ने मुझे उस बेटी से दूर कर दिया। मैंने उसे छुपा दिया, उसकी मां को घर से बाहर रखा और खुद को जमीर से काट लिया। वह बेटी आज भी जिंदा है, और अगर यह दस्तावेज कभी उसके हाथ लगे तो मैं चाहता हूं कि वह भी इस परिवार का हिस्सा मानी जाए। नीचे नाम लिखा था। नाम सना, उम्र 26, वर्तमान पीपलिया गांव, मां सुहानी। एक और वारिस? विक्रम स्तब्ध रह गया। ठाकुर हरिनाथ की एक और संतान, एक गुप्त बेटी। उसका मतलब यह था कि विक्रम भी अकेला वारिस नहीं था। बिजली की भूमिका दोबारा विक्रम ने सबसे पहले बिजली को यह बात बताई। तुम क्या करोगे? बिजली ने पूछा। सच वही होता है जो बांटा जाए, छुपाया जाए तो वो झूठ बन जाता है, विक्रम बोला। क्या तुम उसे खोजोगे? विक्रम की आंखें चमकी। हाँ, अब मैं उस लड़की को खोजूंगा। अगर वो मेरी बुआ है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। सुबह होते ही विक्रम ने कार निकाली और पीपलिया गांव की ओर रवाना हुआ। हवेली से दूर जाते हुए उसका मन भारी था। एक बार फिर वो सच के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस बार खुद के विरुद्ध। पीपलिया गांव में प्रवेश। पीपलिया कोई बड़ा गांव नहीं था। मिट्टी की गलियां, झोंपड़ी जैसे घर और खुले दिल वाले लोग। विक्रम को ज्यादा देर नहीं लगी एक पुराने स्कूल के पास उस लड़की को देखने में। सना, वो एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका थी। सादा कपड़े, आंखों में तेज और मुस्कान में वो अजनबी आत्मविश्वास जो किसी गहरे दर्द से उगता है। पहला सामना विक्रम ने उससे बात शुरू की। विक्रम, आप सना हैं? सना, जी, पहचानने में मदद करूं? विक्रम, शायद मैं आपके परिवार से जुड़ा हूं। सना के चेहरे पर सवाल उभरे। मुझे अपना परिवार तो अच्छे से याद है। मां थी, वो अब नहीं है।
और पिता का नाम हमें कभी नहीं बताया गया। विक्रम ने धीरे से शॉल का टुकड़ा, वो तस्वीर और दस्तावेज की कॉपी उसे थमा दी। सच का झटका सना ने दस्तावेज पढ़े, आंखें नम हो गईं। तो मेरे पिता जमींदार हरिनाथ सिंह थे? विक्रम ने सिर हिलाया। सना की आंखें लाल थीं, क्रोध और पीड़ा की मिली-जुली लपटें। उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, और अब जब वो नहीं हैं, तो ये कागज मुझे परिवार कह रहा है? सना का फैसला। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद सना ने कहा, मैं उनके नाम या हवेली की संपत्ति की भूखी नहीं हूं, लेकिन अगर इतिहास मुझे मिटा दे तो मैं खुद को जिंदा लिखना जानती हूं। अगर तुम सच में मानते हो कि मैं इस खून का हिस्सा हूं, तो मुझे कोई कागज नहीं चाहिए, बस इज्जत का दर्जा चाहिए। विक्रम का प्रण। विक्रम ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरे दादाजी ने देर से सही पर गलती मानी। अब जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। मैं तुम्हें सना नहीं, ठाकुर सना देवी कहकर गांव में वापस ले चलूंगा, और तुम्हें उस नाम का मान दूंगा जो तुम्हें बचपन में नहीं मिला। सना की वापसी। विक्रम जब सना को हवेली लेकर आया तो गांव भर में एक नई सनसनी फैल गई। जमींदार की बेटी? कौन है ये? अब नई वारिस आ गई क्या? हर चबूतरे पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा पहली बार किसी अनचाही वारिस के लिए खोला जा रहा था। रामविलास ने सना को देखते ही सिर झुकाया। स्वागत है बिटिया, देर से आई, लेकिन हवेली अब पूरी लग रही है। परिवार का तूफान कुसुम देवी और अर्जुन को जैसे करंट लग गया। कुसुम देवी, ये कौन है और इसे हवेली में कौन लाया? विक्रम, ये मेरी बुआ हैं, दादाजी की संतान। उनका नाम वसीयत के आखिरी हिस्से में है, और अब से यह इस घर की इज्जत है। अर्जुन ने फुसफुसाया, ये सब चाल है, हवेली को बांटने की चाल। लेकिन इस बार विक्रम चुप नहीं था। पंचायत फिर से बुलती है, गांव के बुजुर्गों की बैठक फिर से बुलाई जाती है। इस बार गवाह हैं कागज, तिजोरी, बिजली और गांव की ईमानदार नजरें। सना सबके सामने खड़ी होती है। सना का भाषण, मुख्य भाव, मुझे ये हवेली, ये दौलत या ये जमीनें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये साबित करने आई हूं कि मेरे अस्तित्व को दफनाया गया था, अब उसे मान्यता चाहिए। मेरे पिता ने मुझे छुपाया, लेकिन मेरी मां ने मुझे सच के साथ बड़ा किया। मैं कोई मोहलत नहीं चाहती, बस ये चाहती हूं कि जब लोग ठाकुर हरिनाथ सिंह का नाम लें तो कहें, हाँ, उनकी एक बेटी भी थी, सना। फैसला पंचायत एकमत होती है। सना को आधिकारिक रूप से ठाकुर परिवार की संतान माना जाएगा। उसे भी वसीयत में उचित सम्मान और जमीन का हिस्सा दिया जाएगा। संपत्ति का नया वितरण अब उसके नाम को भी शामिल कर फिर से किया जाएगा। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। विक्रम की आंखें भर आती हैं। रामविलास की झुकी पीठ सीधी हो जाती है। एक नया सूरज सना अब हवेली में सम्मान से रह रही थी, लेकिन जिंदगी वही थी, सादा, शिक्षिका वाली। उसने हवेली के पुराने गोदाम को गांव की लड़कियों के लिए एक पाठशाला में बदलने की योजना शुरू की। गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। सना के आने के बाद हवेली में रौनक भी थी और संतुलन भी। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा था। अगर सब कुछ इन्हें मिल गया तो मेरे हिस्से में क्या रहेगा? उसने एक आखिरी चाल चली। वो असली वसीयत को जलाने की कोशिश में था। चोरी और सबूत। रामविलास ने विक्रम को सूचना दी कि हवेली की छत के पास बने कमरे में किसी ने रात में चुपचाप चढ़ने की कोशिश की थी। विक्रम ने तुरंत जाकर देखा। वहां वही लकड़ी का संदूक रखा था जिसमें वसीयत की मूल प्रति थी। संदूक टूटा हुआ था, पर वसीयत जली नहीं थी, आधी फटी पर साफ। और वहीं गिरा था अर्जुन का रुमाल। सामना विक्रम ने सबके सामने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें सच से इतना डर लग गया कि तुम उसे जलाने चले आए? अर्जुन चुप रहा। कुसुम देवी ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत देर तक सच को दबाया बेटा, अब और नहीं। अगर ये लड़की तेरे पिता की संतान है तो ये इस घर की रानी है। न्याय का पल। गांव की पंचायत फिर एक बार बुलाई गई।
वकील, बिजली, रामविलास और खुद ठाकुर हरिनाथ की पुरानी चिट्ठी सबके सामने रखी गई। सना को संपत्ति का बराबर हिस्सा और नाम में अधिकार देने की मुहर लगाई गई। अर्जुन को हवेली के बाहर एक अलग जमीन दी गई, लेकिन उसे जमींदारी का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। विरासत का नया चेहरा अब हवेली में। सना एक पाठशाला चला रही थी। विक्रम गांव के खेतों की देखरेख कर रहा था। बिजली अब पूरे गांव की सम्मानित महिला थी, जो अकेली नहीं, अब ठाकुर हवेली की सदस्य थी। और अधूरी वसीयत। सना ने आखिरी बार तिजोरी खोली और अधूरी वसीयत का वो पन्ना निकाला। नीचे लिखा था, अगर मेरी बेटी ये पढ़ रही है तो जान ले, मैं तुझे छुपा सका, मिटा ना सका। वसीयत का आखिरी हिस्सा तेरा नाम है। अधूरी वसीयत अब पूरी है। ठाकुर हरिनाथ सिंह।